मैं आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे चैनल फंडा ट्रेडर्स पर। मेरा नाम है तन्मय फिरके और आज इस क्लास में देखने वाले कि आखिर ये स्टॉक मार्केट है क्या। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजीज का एक कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि स्टॉक मार्केट हो, शेयर मार्केट हो या इक्विटी मार्केट हो, ये आखिर है क्या। मतलब तीनों के मीनिंग अलग है या सेम है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बिगिनिंग लेवल पर। तो ये आज मैं रिमूव कर रहा हूँ कि तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। अगर कोई इक्विटी मार्केट भी बोले या स्टॉक मार्केट भी बोले या शेयर मार्केट बोले तो समझ जाना चाहिए कि ये आखिर स्टॉक मार्केट के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, अगर कोई इक्विटी मार्केट का जिक्र करे आपके सामने तो आपको समझ में आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा है और बोल रहा है हमारे साथ। ठीक है, हर एक तीनों टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग सेम होता है। तो अब शुरू करते हैं डेफिनेशन के साथ स्टॉक मार्केट की। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर जाकर इंडिविजुअल ट्रेडर हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, वो किसी भी पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज की पार्शियल ओनरशिप बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है। तो देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो कॉमन पब्लिक स्टॉक मार्केट में निवेश करती है ना, उन्हें हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहते हैं। इंडिविजुअल यानी कि सिंगल पर्सन। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनीज होती है, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, या बड़ी बड़ी कंपनीज भी निवेश करती है, टाटा, रिलायंस हो गई या ज़ीरोधा, एंजल वन, ब्रोकर प्लेटफॉर्म्स, वो भी निवेश करते हैं। उन्हें हम प्रो ट्रेडर की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन वो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ही गिने जाते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन अब आपका रिमूव हो चुका है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके मन में आ रहा होगा कि पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज क्या है, एक्चुअल में क्या होता है वो कंसेप्ट। तो देखिए, पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज इज आल्सो नथिंग बट द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज से पहले हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को समझना पड़ेगा। तो देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होती है। देखिए, इंडिया में जब भी कोई बिजनेस एज अ कंपनी खुद को रजिस्टर्ड करता है तो उसे प्राइवेट लिमिटेड का टैग दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को अगर ग्रो करना है या एक्सपांड करना है तो उसे अथॉरिटी नहीं है खुद के शेयर्स सेल कर इन्वेस्टमेंट लेना। ठीक है, पब्लिक से। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वैसा नहीं कर सकती। अगर उसे वैसा करना है तो उसे स्टॉक मार्केट पर खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट पर जब भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रजिस्टर्ड होती है तो वो प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद सीबी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर वो कंप्लीट कर पाती वो कंपनी तो वो स्टॉक मार्केट पर खुद को रजिस्टर करवा सकती है और पब्लिक से फंड रेज कर सकती है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, इंडिया में अगर किसी कंपनी को पब्लिक से फंड रेज करना है अपनी ग्रोथ और एक्सपांशन के लिए तो उसे पब्लिक लिमिटेड होना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ही फंडिंग उठा सकती है या इन्वेस्टमेंट ले सकती है नॉर्मल पब्लिक से। ठीक है, तो अभी आपका कंफ्यूजन रिमूव हो गया होगा कि पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज आखिर है क्या। ठीक है, अब आ जाते पार्शियल ओनरशिप क्या है। देखिए, पार्शियल ओनरशिप क्या है कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो, शेयर्स यानी कि क्या कि ये एक प्रूफ होता है आपके पोर्टफोलियो में। जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करते हो तो एज अ इन्वेस्टर्स आपको उस कंपनी के शेयर्स दिए जाते एज अ प्रूफ यू आर द पार्शियल ओनर ऑफ दैट कंपनी। क्योंकि शेयर से ही पता चलता आपकी पार्टनरशिप कितनी उस कंपनी में, आपकी ओनरशिप कितनी उस कंपनी में। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स से ही पता चलता है। हम आगे देखेंगे कि शेयर्स एक्चुअली होता क्या है, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान में रख लीजिए, पार्शियल ओनरशिप यानी कि क्या कि आप उस कंपनी के कुछ परसेंट में ओनर बने हो, आप पूरे ओनर नहीं हो उस कंपनी के, कुछ परसेंट में। मान लीजिए रिलायंस के 1 लाख शेयर्स ट्रेड करने के लिए आपके पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो यानी कि एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपकी कौन कौन सी कंपनी में होल्डिंग है, मतलब आपका कौन कौन सी कंपनी में निवेश है ये पता चलता है, दिखता है वहाँ पर पोर्टफोलियो में। जब भी आप ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट खोलोगे तब दिखेगा। तो पोर्टफोलियो में जब मान लीजिए आपके रिलायंस कंपनी में निवेश किए है आपने और रिलायंस कंपनी के 100 शेयर्स आपने लिए और रिलायंस कंपनी के टोटल जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख के हिसाब से आपने लगभग वहाँ पर 0.1% की ओनरशिप बाय की है। ठीक है, अगर आपके पोर्टफोलियो में 100 शेयर्स है रिलायंस के तो आप उस कंपनी के, रिलायंस कंपनी के 0.1% ओनर हो और उसी ओनरशिप के हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस होगा।
ठीक है। सो यही पार्शियल ओनरशिप का मीनिंग होता है। अब आ जाते हैं कि शेयर्स क्या है। देखिए शेयर्स क्या है, एक स्मॉल यूनिट है, स्मॉल पार्ट है उस कंपनी की ओनरशिप का। देखिए मान लीजिए रिलायंस कंपनी, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मान लीजिए 10,000 करोड़ है, ठीक है। अब किसी इंडिविजुअल पब्लिक के पास 10,000 करोड़ हो ऐसा तो होगा नहीं, या इंस्टीट्यूशन भी ले लेंगे तो भी इतना नहीं होगा, ठीक है। सो कंपनी क्या करती है, अपनी मार्केट वैल्यूएशन को है ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मान लीजिए कंपनी ने फिक्स किया कि हम 10,000 शेयर्स मार्केट में लाएंगे, ठीक है। 10,000 शेयर्स मार्केट में लाएंगे यानी कि क्या, जो 10,000 करोड़ की जो वैल्यूएशन थी उसे वो उतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और उसके जो स्मॉलर यूनिट होगा वो होगा शेयर, और जो कलेक्शन ऑफ स्मॉलर पार्ट्स हो गए वो रहेंगे शेयर्स, ठीक है। सो यही कंसेप्ट है। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, एक आईसीआईसीआई बैंक है, मान लीजिए उसकी वैल्यूएशन 1 शेयर है। उन्होंने फिक्स किया कि हम मार्केट में 1 लाख शेयर स्प्रेड करेंगे, ठीक है, मतलब पब्लिक के लिए अवेलेबल कर देंगे 1 लाख शेयर्स, कोई भी बाय कर सकता है। अब उनका मोटो क्या था, उनकी वैल्यूएशन कितनी थी, नॉर्मली 1 शेयर थी, लेकिन 1 शेयर किसी के पास होगा नहीं होगा पता नहीं, कोई इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं दिखाएगा वो भी पता नहीं, तो वो क्या कर देते, नॉर्मल पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंपनी में निवेश करे, इसलिए वो क्या कर देते, उस 1 शेयर की वैल्यूएशन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते। मान लीजिए उन्होंने फिक्स किया कि 1 लाख शेयर हम लाएंगे, तो एक शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी, 1 शेयर डिवाइडेड बाय 1 लाख, वो रहेगी 1 शेयर की प्राइस उसकी। सो वो कितनी होगी, लगभग 100 रुपीज़ होगी, ठीक है। तो अगर आपको उस आईसीआईसीआई बैंक के अगर शेयर्स लेने हो, एक शेयर लेना हो, तो आपको मिनिमम 100 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। और 100 से भी आप उस कंपनी में अपनी ओनरशिप बुक कर सकते हो, पार्शियल ओनरशिप बुक कर सकते हो। अगर आप एक भी शेयर लेते हो तो आप उस कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम कि शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट कैसे होती है, चेंज कैसे होती है। देखिए अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक है, उसकी मार्केट वैल्यूएशन कितनी थी, 1 शेयर थी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम 1 लाख शेयर्स पब्लिक के लिए ट्रेड करने के लिए अवेलेबल कर देंगे, तो 1 लाख शेयर के हिसाब से उसके 1 शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो वो होगी कितनी, 100 रुपीज़, ठीक है। अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर चाहिए तो पब्लिक क्या करेगी, 100 रुपीज़ देगी और उसके बदले 1 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में जमा कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब 100 रुपीज़ आ गया। अब मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक ने ग्रोथ दिखाई, अगले साल ग्रोथ दिखाई, और उसकी जो मार्केट वैल्यूएशन, क्योंकि जब भी एक कंपनी ग्रोथ दिखाती है ना, तब मतलब उसका बिजनेस अगर ग्रो होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट वैल्यूएशन है ना बढ़ जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए उसकी 1 शेयर से 1.5 शेयर पर उसकी मार्केट वैल्यूएशन चली गई। अब नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम है उसके, 1 लाख ही रहेंगे, तो क्या होता है 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है। सो अब एक शेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी, 150 रुपीज़, मतलब जिन्होंने भी 100 रुपीज़ पर लिया था एक शेयर, अब उसकी 150 रुपीज़, मतलब जब भी वो कम सेल करेंगे, अब अगर मान लीजिए किसी को सेल करना है जिसने 1 साल पहले लिया था, तो वो अब 50 रुपीज़ प्रॉफिट में रहेगा, और उसी के साथ उस शेयर की प्राइस भी चेंज हो जाएगी, जो कि 100 से 150 रुपीज़ हो जाएगी, और वैसे ही कम भी होगी। जैसे कि मान लीजिए उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई कुछ, और उसकी वैल्यूएशन गिर गई, ठीक है। 1 लाख से वो 50,000 तक, 1 शेयर से वो 50 लाख पर आ गए, तो क्या हो जाएगा, 50 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख करेंगे तो उसकी 1 शेयर की प्राइस 50 रुपीज़ हो जाएगी, मतलब जिन्होंने भी 100 पर लिया था उसकी अब प्राइस कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज़, मतलब 50 रुपीज़ का घाटा हो जाएगा उन्हें, ठीक है। सो इसी तरह प्राइस फ्लक्चुएट होती है, ठीक है, और प्राइस सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से भी फ्लक्चुएट होती है। नॉर्मली ये जो वैल्यूएशन है वो 1 ईयर के हिसाब से मैंने एग्जांपल बताया, लेकिन जो बीच में का टाइम फ्रेम होता है उसमें भी फ्लक्चुएट होती है, वो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। सो वो कैसे होती है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे डीप में। अगर आपको ये वीडियो आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये 6 to 7 मंथ्स की जर्नी जो 100% आपको प्रॉफिटेबल बनाने वाली, तो वो कैसे बनाएंगी वो आपको पिछले वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। और ये वीडियो जब आप देखोगे और यहाँ से आगे जो भी वीडियो देखोगे, तो एक बात याद रखना, नोटबुक साथ में रखना है, क्योंकि जब भी वीडियो चालू होगा तो आपको नोट्स 100% निकालने, ठीक है, क्योंकि साइड में आने वाला कंटेंट है ना वो आपको नोट्स निकालने के लिए ही है, ठीक है। एक प्रॉपर नोट्स रहेंगे तो जब भी आप रिवीजन करोगे तब उसका आपको सपोर्ट होगा। सो प्लीज़
नोट्स निकालिएगा और जो वीडियो है वो फुर्सत में देखिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, वॉच लेटर कर लीजिएगा, ठीक है। सो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। स्ट्रेस लिया था जब, झेल गया वो सब, गिर के सीखा तब, 1% क्लब, कैस किया था सब, बोर्ड बनाया जब, जीत मिलेगी अब, 1% क्लब, 1% लोग